अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट इमरान अपने नए वीडियो चैनल यूट्यूब चैनल के साथ न्यूज़ विद इमरान। नाज़रीन, ज़रा सोचने की बात है कि मुझे क्यों ज़रूरत पेश आई कि मैं अपना न्यूज़ चैनल बना के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। मैं काफ़ी अरसे से यूट्यूब को मॉनिटर कर रहा हूँ, ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ और सोशल मीडियाज़, आलमोस्ट ऑल न्यूज़, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ की सारी न्यूज़, उसमें थोड़ा सा टिल्ट पाया जाता है न्यूज़ में। कुछ ग्रुपिंग है प्रो, कुछ ग्रुपिंग है अगेंस्ट। सो उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे ज़रूरत पेश आई कि मैं अपने चैनल के साथ आऊँ, अपने व्यूज़ के साथ आऊँ और आपको सही हकीकत इन राइट टाइम दी जाए, सही इंफॉर्मेशन दी जाए। और आज हमने जिस टॉपिक का सिलेक्शन की है वो बड़ा ही हॉट टॉपिक है और हर खासो आम ही इस पे बहस कर चुका है। आपने भी देखा होगा यूट्यूब पे। जिसको इसकी बैकग्राउंड का भी नहीं पता है वो इंसान भी बोल रहा है इसके बारे में। ये मेरे लिए कुछ अमेजिंग था और इट वाज रियली डिस्टर्बेंस आल्सो। सो वी हैव चूजन दिस सब्जेक्ट, पाकिस्तान रिलेशनशिप विद इजराइल। पाकिस्तान शुड एक्सेप्ट और शुड रिजेक्ट। सो ये है हमारा बेसिक टॉपिक आज की डिस्कशन के लिए। हम इसकी तहकीक में जाएंगे। इसके पाकिस्तान का आज ये हॉट इशू है कि इसराइल को एक्सेप्ट कर रहा है। कुछ हल्के कह रहे हैं, कुछ अहबाब हमारे दोस्त ही हैं वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा और कुछ कह रहे हैं कि नहीं करेगा। फिर मैंने सोचा चलिए इसकी तहकीक करते हैं, देखते हैं कौन से वो अवामल हैं जो इसके अगेंस्ट हैं और कौन से वो अनासर हैं या कौन सी वो चीज़ें हैं जो इसको रोक रही हैं खान साहब को इसको एक्सेप्ट करने से। हम इसको ज़रा तारीख के पन्नों में झांकने की कोशिश करते हैं और उसको एनालिसिस उसका करते हैं कि आया कि रीज़न क्या है, इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, पाकिस्तान को इजराइल को एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल क्यों है। इसमें आप देखें खिलाफत उस्मानिया का दौर है और ये सारा मिडल ईस्ट रीजन उन्हीं की एडमिनिस्ट्रेशन में है। दे आर रनिंग देयर गवर्नमेंट इन द मिडल ईस्ट एरिया अंडर द ऑटोमन एम्पायर। उसके बाद वर्ल्ड वॉर वन में उनको सारा एरिया छोड़ना पड़ता है। उसके बाद ब्रिटिश जो कॉलोनियलाइजेशन हो जाती है वहाँ पे बाल्फोर डिक्लेरेशन इसके हक में आता है कि जितनी भी जूइश हैं, यहूदी हैं स्प्रेडिंग ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उनको एक लैंड में दिया जाए और वहाँ पे उनको होमलैंड के तौर पे दिया जाए लैंड इन फ़लस्तीन। तो ये है बेसिक इसकी बैकग्राउंड। अब शुरू होता है वो सफ़र जो है तहरीके आज़ादी पाकिस्तान के साथ। जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब और हमारे कायद, उनकी तहरीक में भी आप जगह जगह जब मूवमेंट के दौरान वो तकरीर करते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए ही एम्फेसिस नहीं किया। आप देखेंगे उन्होंने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर भी पुरज़ोर हमायत की है। हर मौके पे उन्होंने इसकी हमायत की है और उनका प्रिंसिपल बड़ा ही क्लियर था। उनका मौक़िफ़ था कि पूरी दुनिया भी अगर इसराइल को एक्सेप्ट कर ले मगर हम नहीं करेंगे। तो यही बुनियादी रीज़न थी जो लेकर हम क़याम पाकिस्तान तक पहुंचते हैं। और क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद ज़फ़रुल्लाह खान साहब को यूनाइटेड नेशन में भेजा जाता है और वो बाल्फोर डिक्लेरेशन को रिजेक्ट करते हैं। और उसके बाद एक हमारा ये था फर्स्ट फेज़। रीज़न है इसके पीछे कि क्यों इसकी हमायत कर रहे हैं फ़लस्तीन की, क्योंकि हमारा एक नज़रियाती लगाव, एक रिलीजियस लगाव भी है उस पाक सरजमीन से, क्योंकि वहाँ पे हमारा किबला अव्वल है। उसके बाद नाज़रीन सेकंड फेज़, अगर हम इसको फर्स्ट फेज़ रखें प्री पाकिस्तान और सेकंड फेज़ हम रखते हैं पोस्ट पाकिस्तान कर लें, और हमारे जो ताल्लुकात हैं अरब ममालिक के साथ, ये छुपी हुई बात नहीं है, बड़े ही बरादराना, बड़े ही क्लोज रिलेशन तमाम अरब ममालिक के साथ रहे हैं। और हमने हर मौके पे इवन जस्ट इन 48 की वार में जो अरब की
और जॉर्डन की जो होती है इजराइल के साथ, उसमें हमने खुल के सपोर्ट किया। पूरी बटालियन आर्मी की थी वहाँ पे, हमने राइफल्स बाई की। नाज़रीन, ये तो बात होगी कि क्या मैं पाकिस्तान से पहले क्या रीज़न थी और क्या हकाइक थे। उसमें सबसे पहले उसमें आ जाता है बालफोर डिक्लेरेशन, उसके फिर उसको निगेट करना बाय आवर लीडरशिप, हमारी लीडरशिप जो थी कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल, आल जो स्ट्रगल में थे फॉर पाकिस्तान के क़याम की जंगे और पाकिस्तान की आज़ादी की जो जद्दोजहद माजी की। उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद एक एंगल हम इसको लेते हैं कि पाकिस्तान के जो कनेक्शंस हैं, जो रिलेशंस, जो फ्रेंडशिप थी मिडल ईस्ट रीजन में अरब ममालिक के साथ, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमारे बहुत ही दोस्ताना ताल्लुकात थे, बहुत ही गहरे ताल्लुकात थे। और इसकी सबसे बढ़ के इसका ये सबूत था कि 1948 की जो अरब की वार होती है उसमें पाकिस्तानी आर्मी फिजिकली प्रेजेंट थी, पूरी बटालियन मौजूद थी। उन्होंने बजट बड़ा लिमिटेड था पाकिस्तान के पास, उस टाइम पे भी बड़े बुरे हालात थे फाइनेंशियली। इसके बावजूद उन्होंने स्पेशल राइफल्स भी खरीदी। आर्मी हमारी ऑन ग्राउंड थी वहाँ पे, और हमने इजराइल के साथ हमने ये जंग लड़ी है वहाँ पे, अरबों के शाना बशाना खड़े होके। और उसके बाद हम मज़ीद आगे जाते हैं। एक और वार होती है 1967 में, तब भी पाकिस्तानी पायलट्स वहाँ पे थे। 6 दिन की जंग थी। इसमें बज़ाहिर इसमें कोई शक नहीं कि अरबों को इसमें शिकस्त होती है, मगर ये एक लॉन्ग टर्म हिस्ट्री चली आ रही है। रिलेशन इसराइल के साथ समझने के लिए इस सारे पाथ को समझना बहुत ज़रूरी है। और उसमें 74 में जब OIC की मीटिंग होती है, वह वाज़ेह पैगाम चला जाता है। 74 में ये याद रखिएगा, इंडिया ने एटॉमिक एक्सप्लोजन भी किया था, जिसके बाद पूरा ही एक विजन चेंज हो गया वहाँ पे। एक ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान का वहाँ पे टू एक्वायर द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एक मोटिव मिल गया उस टाइम पे, इन अदर वर्ड्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके बाद इजराइल का पाकिस्तान की तरफ डिफरेंट एंगल से देखना और हमेशा उसको टारगेट करने की कोशिश। अब मैं मजीद आगे पॉइंट की तरफ आता हूँ। अभी तो मेरा जो पोस्ट पाकिस्तान में कह सकते हो, पोस्ट से मुराद है कि क्या मैं पाकिस्तान के बाद का जो हालात हैं और अरबों के साथ जो ताल्लुकात हैं, उसके तनाजुर में जो रिलेशनशिप हमारा ट्रायंगल इजराइल के साथ जो बनता है उसको क्लियर करेंगे। ये क्लियर होगा तो उसके बाद आपको करंट रिलेशनशिप का आइडिया होगा कि सिनेरियो किस तरफ चल रहा है। हमारे रिलेशन जो है इजराइल के साथ भी डायरेक्टली तो नहीं थे। कुछ इंफॉर्मेशन है कि ड्यूरिंग अफगान वार 79 till 89 वाशिंगटन में कुछ मुसाद, ISI और CIA का कुछ वर्किंग ग्रुप था जो कि अफ़गानिस्तान की जंग अगेंस्ट सोवियत यूनियन में एक पैनल के तौर पे काम कर रहा था। सारी इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही थी उस टाइम पे। और ये आप जहन में रखिएगा, ये वो टाइम है जब इजराइल ने पाकिस्तान का एटॉमिक प्लान प्रोग्राम जो शुरू हो चुका है और उसमें डेवलपमेंट भी हो रही है टाइम बाय टाइम। और इवन ये शुरू करते हैं अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, अगर इसको कोई भी फर्दर आने वाला जो गवर्नमेंट है उसको डिसकंटिन्यू नहीं करती, इसी प्रोग्राम को, इसी प्लान को जारी रखते हैं, इसकी डेवलपमेंट जारी रहती है। इवन ज़ियाउल हक के दौर में भी इसको स्लो डाउन नहीं किया गया। और ड्यूरिंग अफगान वार के दौरान में हमें तकरीबन कोई इजराइल ने 4 बार ट्राई किया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तानी तनसीबात पे अटैक करना। 80 और 81 में आई थिंक सो दे अटैक्ड इराकी जो न्यूक्लियर तनसीबात थी, वहाँ पे उन्होंने आई थिंक 8 और 16 F-16 जेट्स ने हमला किया और उनकी साइट्स को उन्होंने तबाह किया। उसी दौरान उसके सून आफ्टर दैट पीरियड हमें भी इतलात मिली कि गाहे बगाहे जो इजराइल है तकरीबन दे अटेम्प्टेड 4 टाइम टू अटैक द पाकिस्तानी। और एक बार तो जनरल ज़िया ने बल्कि इंडियन काउंटर पार्ट को कन्वे कर दिया था कि इफ़ दे ट्राइड वी विल अटैक।
और ये एक शटअप कॉल थी इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया ऑलवेज इंडिया इज़ बिहाइंड, और भारत के साथ जो हमारे ताल्लुकात है वो ढके छुपे नहीं हैं, और इंडिया के ताल्लुकात बड़े क्लोज हैं इजराइल के साथ भी। इवन दे वर नॉट पार्ट, दे वर स्टैंडिंग ऑलवेज विद रशिया, और इजराइल का जो है ऑलवेज रिलेशन जो क्लोजर हैं यूएस ग्रुप में होता है वो, मगर इंडिया ने अपने रिलेशन को हमेशा कायम रखा है इजराइल के साथ, और उसकी कुछ वजूहात भी हैं। मैं इसमें कुछ ज़्यादा मिक्स कर रहा हूँ, मेरा ये मकसद बिल्कुल ये नहीं, मेरा मकसद सिर्फ ये है आपको आगाही देना कि पाकिस्तान बनने से पहले आज़ादी की जद्दोजहद में किस तरह से हम सिर्फ पाकिस्तान की बात हमारे लीडर नहीं करते रहे, बल्कि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के क़याम की भी बात की। उसके बाद बनने के बाद हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर रहा है, हमने इजराइल का जो प्लान था उसको रिजेक्ट किया होमलैंड का। उसके बाद आ जाता है आपका रिलेशनशिप अरब कंट्रीज़ के साथ, जो कि बहुत ही गहरे हैं, बहुत ही डीप थे एट दैट टाइम, मैं कहूँगा कुछ साल पहले तक भी डीप भी थे। और उसमें अब ये टाइम जैसे जैसे गुजरता जा रहा है, रिलेशनशिप और ताल्लुकात की नोयत में तब्दीली आती जा रही है, और आज के जब ये पिछली पूरी बात आपके जहन में आ गई, ये तनाजुर आपके जहन में क्लियर है, तो आज के तनाजुर में इसको आज के मंजरनामे पे इसको रख कर देखते हैं कि आज क्या चीज़ डिफरेंट है जो पहले नहीं थी। पहले पाकिस्तान और अरब कंट्रीज एक पेज पे थे, इकट्ठे लड़ रहे थे, इकट्ठी जंग कर रहे थे, और अपार्ट फ्रॉम द रिलीजियस टाइज, अपार्ट फ्रॉम द हरमैन शरीफैन, अपार्ट फ्रॉम द मस्जिद अक्सा किबला अव्वल, मैं इसको दूसरे एंगल से देखना चाह रहा हूँ कि इसके रिलेशन बड़े क्लोज थे, और उसमें एक फैक्टर था कि सारे अरब इजराइल के अगेंस्ट थे, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा था, इजराइल के अगेंस्ट था, और ये नेक्स्टर बन रहा है आपका इजराइल का रिलेशनशिप विद इंडिया के साथ है, और ये था तनाजुर। आज के तनाजुर में नाज़रीन ये देखें कि पाकिस्तान की जो टाइज हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, और मैं कहूँगा उसमें कुछ सर्द मोहरी आना शुरू हो गई है, और जिसकी बुनियाद बनती है लास्ट ईयर 2019 में, जब इंडिया जो कि वन ऑफ दी अजली एनिमिटी अगेंस्ट पाकिस्तान, मैं कहूँगा उसको वन ऑफ द ओनली एनिमी आई कैन से, सो उसके साथ जो रिलेशन, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी हो सकती है कुछ हद तक, या इसे कह लें कि उनके लिए ये प्लस पॉइंट उनको मिल गया कि दे गेट दैट चांस टू गेट मोर क्लोजर टाइज ड्यू टू द बिग इकोनॉमी विद द अरब स्टेट्स, especially Modi, they visited to the all Arab state last year. They have good ties. They get the award from UAE. They get the award from Saudi Arab, and Saudi Arab announced 80 or 70 billion dollar investment for in the oil refineries in India. और एक ये था इकोनॉमिक टाइज बनना शुरू हुई, यूएई की इकोनॉमिक टाइज बनना शुरू हुई बड़ी, यानी कि इसमें काफ़ी एग्रेसिवनेस देखी गई, इसमें काफ़ी क्लोजनेस देखी गई, जो कि इंडिया की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी का एक नतीजा था। और उसमें एक फैक्टर ये आया कि इंडिया के ऑलरेडी जो रिलेशनशिप थे वो इजराइल के साथ बहुत ही करीबी थे, और जिसको उसने यूटिलाइज किया, और इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। पहला इम्पैक्ट इसका ये आता है कि यूएई, जिसमें पाकिस्तानी 2.5 मिलियन पाकिस्तानी जहाँ रहते हैं, उन्होंने लास्ट मंथ में पाकिस्तानी वीज़ा को बैन कर दिया। जितने भी वर्क परमिट थे बंद कर दिए, विजिट वीज़ा टिल टुडे क्लोज्ड। दिस इज द फर्स्ट इम्पैक्ट विच आई हैव सीन राइट नाउ। अब ये देखेंगे हमारे ताल्लुकात अपनी जगह है, गवर्नमेंट रिफ्यूज़ करती है, देयर इज नो प्रेशर, बट आई बिलीव देयर आर सम इनडायरेक्ट कुछ मैसेजिंग होती है, कुछ चाहते हैं कुछ हमारे दोस्त ममालिक कि हम उनके साथ खड़े हों और उसको रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि अभी तक फ़लस्तीनी रियासत का कोई क़याम नहीं है, दूर दूर तक इसकी कोई नवीद नहीं है, और उसके ऊपर कोई निगोशिएशन नहीं हो रही। और जो एनेक्सेशन का उनका प्लान था, ट्रंप रजीम आ गई, ट्रंप दैट इज एडिंग फैक्टर इन ऑल द रिलेशनशिप, जिसने पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया।
जिसके बावजूद पाकिस्तान और इमरान खान की हुकूमत इन मौजूदा हालात के बावजूद मैं कहूँगा उन्होंने क्लियरली रिफ्यूज़ किया टू एक्सेप्ट इज़राइल। और मैं कहूँगा कि किसी हद तक ये असूली मौक़िफ़ है और थोड़ा सा जज्बाती भी हो सकता है, मगर असूलों पे कायम रहने वाली कौमें ताहयात ज़िंदा रहा करती हैं और यही मौक़िफ़ होना चाहिए था, यही मौक़िफ़ अपनाया गया है। अगर नवाज शरीफ की हुकूमत होती हो, ये सारा सिनेरियो प्रेशर नवाज शरीफ के ऊपर आया होता तो मुझे शायद कुछ भी इसमें कन्फ्यूजन या कुछ भी सोचने की ज़रूरत भी पेश ना आती, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का एक बयान जो है उनके जहन को समझने के लिए काफ़ी होगा कि उनके इंडिया के बारे में उनके क्या ख्यालात थे, जब वो दो कौमी नज़रिए के बारे में उनके क्या ख्यालात थे। जो कहते थे भी ये सिर्फ एक लाइन है, उस तरफ भी आलू गोश्त खाते हैं, इस तरफ भी आलू गोश्त खाते हैं, तो ये कतन ऐसी बात नहीं है। इसमें सोचने की सलाहियत शायद उनमें कुछ कम हो गई थी, या उनको सूझबूझ या उनको गाइड सही नहीं किया गया था। और डेफिनेटली एज़ पर इमरान खान जो मैं समझता हूँ, और ये हमारे ताल्लुकात में जो उतार चढ़ाव पिछले 70 सालों में जो आया है, बहुत क्लोज रिलेशनशिप थे अरब्स के साथ, जो कि अब डेफिनेटली अभी भी उसमें कुछ फ़र्क फील हुआ है, मगर आई डोंट थिंक इसमें एकदम से ही कोई यू टर्न इसमें आया है। हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उनको काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। मुश्किल फ़ैसले हैं, सेंसिटिव फ़ैसले हैं, और कौम को चाहिए कि खान साहब के फ़ैसले पे ट्रस्ट करें और उनका साथ दें इस बात पे। और ये बिल्कुल ठीक है कि दूर दूर तक कोई भी चांस नहीं है कि पाकिस्तान इज़राइल को कबूल करेगा, और मेरा ख्याल है कि ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का अनाउंसमेंट इज़राइल की तरफ से, या कोई पैचअप या कोई उनका कॉन्ट्रैक्ट आपस में पीसफुली विद म्यूचुअल एग्रीमेंट ना हो जाए। और अब अब जो मैं देख रहा हूँ, कुछ हमारे अहबाब, हमारे दोस्त मीडिया पे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, इसको एक्सेप्ट करने में बेनिफिट्स बहुत हैं, फ़ायदे बहुत हैं, टेक्नोलॉजी में इज़राइल बहुत आगे है, एग्रीकल्चर में बहुत आगे है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये दीज आर जस्ट टेम्परेरी बेनिफिट्स। अगर छोटे छोटे बेनिफिट्स की बेस पे बड़े फॉरेन पॉलिसी के फैसले उसूलों को कुर्बान करके किए जाएं तो उनका रिजल्ट्स हमेशा नेगेटिव ही रहता है। दादी, ये था मेरा ब्रीफ रिव्यू हिस्ट्री की और माजी की इंफॉर्मेशन की रोशनी में, और एक अरबों के साथ जो ताल्लुकात में उतार चढ़ाव जो हमने देखा है, उसका जो इम्पेक्ट था इज़राइल के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने का। ये ब्रीफ रिव्यू भी ये सब मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप अपने तौर पे इसको देखें, इसको समझें, इसको स्टडी करें, क्योंकि मैंने काफ़ी गूगल में भी सर्च करने की कोशिश की है, मैंने कुछ लाइब्रेरी में भी जाके बुक्स को भी रिव्यू करने की कोशिश की है। आपको फीस भी ज़्यादा का कुछ पेपर मिल जाएगा, कुछ हमारे पाकिस्तान जर्नल के कुछ पेपर हैं जिन्होंने इस पे बहुत खूबसूरत सा तहरीर किया हुआ है, और जिसमें और आपको वो तारीख के बारीक पहलू मिलेंगे जिस पे आपको फ़ख्र होना चाहिए। टुडे वी फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ आवर कायद मोहम्मद अली जिन्ना एंड वी शुड प्राउड ऑफ हिम। नाज़िम, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। और ये आज मेरी पहली वीडियो थी, ज़रूर अपनी राय से मुतला कीजिएगा, और मैं अपनी रिसर्च टीम से भी कहूँगा कि आगे से हम इसको और मज़ीद बेहतर कर सकें। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स की शक्ल में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स, विल सी यू अगेन।
है।